जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। H-1B वीज़ा पर जो एनुअल फ़ी लगाने की खबर आई थी, उसके बाद से कई सारे अपडेट्स ज़ोरदार आ चुके हैं। ज़ो फाउंडर ने कहा है कि जो स्किल्ड इंडियंस हैं, वो भारत में वापस आएँ और अपने देश में काम करें और एमईए ने भी इस कंसर्न को जो भी वहाँ पर खबर ये आ रही है कि बहुत सारी जॉब्स जाने वाली हैं। 5,000 जो जॉब्स हैं वो एवरी मंथ जा सकती हैं और जो इंडियन टैलेंट है उसको बड़ा खतरा और बड़ा जो खमियाजा है वो फेस करना पड़ेगा इस सब के चलते। तो इस सब को लेकर जो सिचुएशन राइज हो रही है उसको लेकर जो फाउंडर ने इनविटेशन दिया है सारे इंडियन टैलेंट्स को कि आप आएँ और देश में काम करें। लेकिन एक तरफ जो अमेरिका है उसने H-1B वीज़ा पे जो एनुअल फ़ी लगाने का ऐलान किया उससे भारतीयों पर एक तरह का उनके जॉब्स पे खतरा है। साथ ही साथ जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, इनफैक्ट चाइना ने भी के वीज़ा निकाली है जो टैलेंट्स हैं उन सब के लिए। तो इस सब के बीच में जो कुछ चीज़ें आ रही हैं और जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने स्वदेशी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको उनके इस्तेमाल के लिए कहा है कि आप अपने स्वदेशी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं डिजिटल उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मुझे लगता है कि काफ़ी ये देर हो चुकी है इसमें यहाँ पर आते-आते क्योंकि चाइना ने डिजिटल सॉवरेनिटी काफ़ी पहले इम्प्लीमेंट कर दी है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी यहाँ से भी शुरुआत करते हैं तो भी ठीक ही है, कोई बात नहीं है और अब अगर हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो अब फिर से H-1B वीज़ा पर नई पॉलिसीज़ और नई सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का क्या ओवरऑल असर नज़र आता है और इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इतने सारे अपडेट्स H-1B वीज़ा को लेकर एनुअल फ़ी $100,000 लगाते हैं, फिर अगले दिन पलट जाते हैं, फिर अब नए रूल्स लगाने की बात हो रही है। ज़ोहो फाउंडर कह रहे हैं कि आप अपने देश में आके काम कीजिए। क्या रिवर्स ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो रहा है? वापस लोग अपने देश में आएँगे, यहीं पे काम करेंगे, जो हमारा एक क्रीम ऑफ टैलेंट होता है वो ख़ास तौर से अमेरिका और विदेशों में जाकर बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ से लेके हमारे टेकीज़, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सब वहाँ पर सर्विसेज़ देते हैं और उसका आज उनको ये सब भुगतना पड़ रहा है कि सर्विसेज़ देने के बाद पूरे इस सब में सपोर्ट करने के बाद उनको डेवलपमेंट में और सब चीज़ में आज ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। देखिए अंबर जी, जिस हिसाब से मेरा मेरा समझना है, श्रीधर वेम्बू ने बोल ही दिया है कि इंडियन टेक्कीज को कि आप भारत आ जाइए। रिवर्स ब्रेन ड्रेन करना बहुत जरूरी है। अमेरिका के अंदर हर रोज सुबह उठते हो और जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी छाई है, आपका जो अमेरिकन ड्रीम का सपना है कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ट्रम्प ने एक तरह से अभी पॉलिसी स्टार्ट की है और ये आगे जाके थमने वाली नहीं है। बताया जाता है इवन रेमिटेंसेस के ऊपर शायद वो फीस बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट कैपिटल कंट्रोल्स भी लेके आ सकते हैं। आप रेमिटेंसेस भेजते हो अमेरिका से इंडिया, उसके ऊपर भी कुछ कर सकते हैं। देखिए अभी लोग बोलेंगे कि शायद मैं एक तरह से डराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया है कि भारत को उसको पनिश करना है और इसी के लिए वो एक तरह से ये रूल लेके आए हैं जिसमें H-1B वीजा पे उन्होंने बोला है कि नए एप्लीकेशन जो आएंगे उसके लिए $1 लाख आपको देना पड़ेगा। उन्होंने जस्टिफाई क्या किया कि अमेरिकन जॉब को ही खाते हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका के अंदर जो मीडियम सैलरी है वो $45,000 की है, जबकि H-1B वीजा में जो भी लोग जाते हैं उनको कम से कम $1 लाख की उनको सैलरी मिलती है। तो कहीं न कहीं आप देखिए कि ये हाई स्किल वर्कर्स है, हाई स्किल माइग्रेंट प्रोफेशनल्स है। तो इन सबको एक तरह से भारत को पनिश करने के लिए ये मूव लाया है। देखिए, अगर बताया जाता है कि अगर 4 लाख वीज़ा अगर इश्यू हुए हैं, 71% इंडियंस को मिले हैं, तो दिस स्कीम हैज़ बीन डिज़ाइन्ड टू टारगेट इंडिया। और इसके लिए हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी पीयूष गोयल और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अमेरिका भी गए हैं और शायद कोई बातचीत भी हुई है। उसके बाद आपने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने रूल्स को चेंज किया है। उन्होंने बोला है कि हम हाई स्किल्ड वालों को हम लेके आना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मेडिकल सेक्टर है, वहाँ की जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, वहाँ पे इंडियंस जो है वो दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ अमेरिकन हेल्थ केयर।
तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहीं न कहीं तो इन्होंने अभी रूल्स को अमेंड कर रहे हैं। वहाँ पे जो फर्म्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो भी अपना एक तरह से दबाव डालेंगे और बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी दायर होंगे। अब ऐसा है कि ये जो नया रूल है ना, ये नए नए जो एप्लीकेशंस है, उसके ऊपर लगने वाला है। सो आप ये देखिए कि रिन्यूअल पे नहीं लगेगा। आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, एग्ज़िट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं लगेगा। पहले ऐसे रूल्स आए थे कि बताया जा रहा था कि इसके ऊपर भी लग सकते हैं। देखिए अमर जी, अब क्या है कि श्रीधर वेम्बू जी ने बोल दिया भारत आ जाइए। श्रीधर वेम्बू जी ने भारत के अंदर ज़ोहो कंपनी का निर्माण किया है। उन्होंने 1996 में शायद ये कंपनी की स्थापना की है और इन्होंने अपनी जो पहली जिनकी कंपनी का नाम था शायद टू एडवेंट था। इन्होंने 2009 में 2008 के क्रैश के बाद इन्होंने ज़ोहो को इनकॉर्पोरेट किया है। ये तमिलनाडु के तेनकासी गाँव से आते हैं। तो ज़ोहो का जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो तेनकासी में है। वो एक 2 टायर और 3 टायर टाउन के अंदर है। वहाँ पे ये इन्होंने आज की अपनी कंपनी में के अंदर बिना कोई भी फंडिंग नहीं लिया है और आज ये कम से कम $1 बिलियन की रेवेन्यू क्लॉक करते हैं। और इन्होंने जो सर्विसेज़ बनाई हैं, एक तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए हैं क्लाउड के ऊपर और जब इसका प्रेज़ेंटेशन जब अश्विनी वैष्णव ने देखा है, तो उन्होंने भी बोला है कि आगे से मैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं वो यूज़ नहीं करूँगा। मैं ज़ोहो का वर्ड प्रोसेसर यूज़ करूँगा। स्प्रेडशीट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करने के बजाय गूगल शीट यूज़ करने के बजाय ज़ोहो का यूज़ करूँगा। प्रेज़ेंटेशन के लिए भी पावर पॉइंट नहीं यूज़ करके उन्होंने बोला है कि मैं ज़ोहो का एप्लीकेशन यूज़ करूँगा। तो कहीं न कहीं देश के अंदर बताना चाहते थे, जो बाकी की सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, जैसे टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा कि आप भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाइए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने देश के अंदर एक तरह से एंडोर्स किया ज़ोहो को। अब ज़ोहो के अंदर क्या है, भले ही आपके पास कोई स्पेशलिटी नहीं है, आपके अंदर आपको कोडिंग स्किल्स आनी चाहिए। श्रीधर वेम्बू ऐसे आदमी हैं, इन्होंने जब कोविड आया था, इन्होंने अपने गाँव के बच्चों को डायरेक्टली पढ़ाया था। आज भी वो रबर की चप्पल और एक तरह से सादे लिबास में साइकिल में जाते हैं अपने ऑफ़िस और बताया जाता है कि उधर उन्होंने एक बार जब यूएस ने सैंक्शंस लगाना चालू किया इंडिया पे, तब उन्होंने जो कि जब सारी कंपनीज़ लोगों को निकाल रहे थे, ज़ोहो ने नहीं निकाला। तो एक तरह से देखिए, ज़ोहो ने एक तरह से अपने आप को प्रूव किया है कि भारत के अंदर हम अच्छे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। आज कम से कम वो 45 प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। देखिए अमर जी, इसमें उन्होंने यही चीज़ बताई है कि अभी आपको भारत आना चाहिए, 5 साल आपके लिए तकलीफ होंगे, पर 5 साल बाद आप एक तरह से सक्षम हो जाएँगे। आज हमारे पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए, हमारे सीडैक ने बनाया है भारत ओएस पर उसपे काम करने की ज़रूरत है, उसको एडैप्टेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं भारत के जो बाहर जो लोग हैं, यहाँ पे आके वो सॉफ्टवेयर के अंदर और भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अभी हमें खुद का ब्राउज़र अभी कॉमेट बनाया है, एआई ने परप्लेक्सिटी ने, ठीक है? अभी हमने वो देखा है। उसके अलावा हमें अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो हमारा चैट जीपीटी है, देसी चैट जीपीटी है, उसको भी बनाने की ज़रूरत है। अभी अनुमान जो है रिलायंस कंपनी ने अभी आईआईटी मुंबई के साथ बना रहे हैं। कृत्रिम जो है वो ओला के फाउंडर बना रहे हैं, तो उधर भी काम चल रहा है। बट इतनी बड़ी चीज़ के लिए आपको डेटा सेंटर चाहिए, आपको एक तरह से जीपीयूज़ चाहिए, आपको एक तरह से यूज़र बेस भी चाहिए। देखिए, डेटा सेंटर ऐसा ज़रूरी है, अगर आपके पास डेटा सेंटर नहीं होते हैं, तो आप क्लाउड में डेटा कैसे स्टोर करोगे? दुनिया के अंदर अमेज़न और जो माइक्रोसॉफ्ट है और इन लोगों के पास जो इनके वेब सर्वर्स हैं, इनका स्केल ही एक अलग है। अब हुँ। बता देता हूँ कि आज की डेट में डिजिटल एड्स जो इंटरनेट में एड्स है, उससे कम से कम अमेरिकन कंपनीज़ आर अर्निंग अराउंड $10 बिलियन और जो क्लाउड की सर्विसेज़ है, उससे कम से कम 20 से 25 बिलियन दे आर अर्निंग राइट नाउ। बट बताया जाता है कि 2035 में ये फिगर 5 टाइम्स होने वाला है। इसके लिए आज ही हमें एक तरह से डेटा सेंटर्स के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन की ज़रूरत है और देश के अंदर हो भी रही है।
बट सेकंड एक चीज है, हमें खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी बनाना पड़ेगा। वी नीड टू मेक मैसेजिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप या टेलीग्राम, एक्स के जैसे हमें एक तरह से, एक्स है, फिर बाद में ये फेसबुक और यूट्यूब और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हमें बनाने की जरूरत है। चाइना ने क्या किया 10-20 साल पहले, उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को अलाउ ही नहीं किया। उन्होंने खुद का अपना सारा एप्लीकेशन बनाया, जैसे बाइडू है, टेंसेंट है, वीचैट है, उन्होंने बना लिया देश के अंदर ही। तो कहीं ना कहीं भारत का जो डेटा है वो अभी वो अमेरिका जा रहा है। अब ये डेटा लोकलाइजेशन भी करने की बात है। मैं ये सब चीज इसके लिए बता रहा हूँ कि भारत के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और इसके लिए भारत सरकार भी एक तरह से अभी जो H1B वीजा है उन लोगों को सपोर्ट करने को तैयार है। और देश के अंदर एक तरह से जन भावना भी जाग रही है कि हमें देशी स्वदेशी, हमें एक तरह से हमारा सोशल मीडिया ऐप चाहिए। तो इसके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। और ये भी देखिए कि भारत ने जब से चालू किया है देश के अंदर, जो अमेरिका ने जहाँ पे हमने बैन किया है, जर्मनी रेड कारपेट दे रहा है, यूके रेड कारपेट दे रहा है, चाइना रेड कारपेट दे रहा है, जापान रेड कारपेट दे रहा है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है भारत के अंदर जीसीसी बनाने वाली है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग होने वाली है। तो भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो डेटा आ रहा है जेपी मॉर्गन में, इसमें अमेरिका को नुकसान है, हमें नुकसान नहीं है। हमारे जो लोग हैं, जो कंपनी अगर जो अभी यूएसए में नहीं कर रहे हैं, वो यूके भेज देंगे हमारे इंजीनियर्स को। क्या बड़ी बात है। और यूके ने तो बोल दिया है कि हम तो पूरी फीस स्क्रैप करने को तैयार है। जर्मनी ने बोल दिया है। देखिए, मैं चाइना तो हमारे लोग नहीं जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि चाइना एक तरह से कम्युनिस्ट नेशन है, जो डेमोक्रेटिक नेशन में रह चुका है, वो सिर्फ डेमोक्रेटिक नेशन में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूके विल बी द नेचुरल चॉइस, सेकंड चॉइस विल बी जर्मनी, थर्ड विल बी जापान। ये मेरा मानना है। और देखिए, भारत के अंदर एक तरह से अब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। भारत सरकार भी एक तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। देश के अंदर एक तरह से जन भावना आ चुकी है कि अमेरिकन एक्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, और देश के अंदर एक जनरल माहौल बन रहा है कि वी नीड स्वदेशी एप्स। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यही बोला है कि हमारे इंजीनियर्स को कि आप स्वदेशी ऐप्स बनाइए, आप अपना खुद का चैट जीपीटी बनाइए, आप अपना खुद का देसी गूगल बनाइए। तो ये सब चीज हमें करने की जरूरत है। इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी भारत सरकार एक तरह से बहुत, आपने देखा है कि 1,55,000 करोड़ का उन्होंने अभी एक तरह से इंसेंटिव अनाउंस किया है। तो देश के अंदर काम तो हो रहा है, बट उसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है। युवा लोगों को जब देसी ऐप्स बनता है, उसको पेट्रोनाइज भी करना पड़ेगा। अगर आपके पास नेटवर्क ट्रैफिक नहीं होती है, तो कू ऐप जैसे बंद हुआ, वैसे बाकी ऐप्स भी बंद हो जाएंगे। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ बस। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, कू बना था, फिर उसके बाद लोगों की शिकायत थी कि क्वालिटी नहीं अप टू द मार्क, और फिर लोगों का समर्थन मिला, सरकार का भी समर्थन मिला, फिर उसके बाद मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला गया। उमेश जी, आपने अवेयरनेस की बात की, लोगों के बीच अवेयरनेस आ रही है डिजिटल सॉवरेनिटी को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत देर नहीं हो गई, और अब यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं तो अभी भी बहुत समय लगेगा हमें कंप्लीटली डिजिटली सॉवरेन बनने के लिए। देखिए, मेरा ये एक चीज मानना है कि अभी भी टाइम है हमारे पास। आज 2025 है, 10 साल के हुँ। अंदर हम कुछ अच्छा बना पाएंगे। और देश के अंदर हमारे जो इंजीनियर्स है वो ही वहां पे जाके काम करते हैं। सत्य नडेला हो या सुंदर पिचई हो, सब भारत के ही है। भारत के हुँ। अंदर अगर टैलेंट मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो कर भी पाएंगे। श्रीधर वेम्बू जी, आप सोचिए, उन्होंने तेनकासी में जाके चालू किया, चेन्नई में भी नहीं। चेन्नई से बाद कोयम्बतूर आता है, कोयम्बतूर से भी एक 3 टायर टाउन में जाके उन्होंने वहां पे चालू किया। और वो, उनकी सादगी देख के भी आप डर जाएंगे। मतलब आप सोच ही नहीं पाएंगे कि ये आदमी 8,000 करोड़ का एक रेवेन्यू कमा रहा है। देखिए अंबर जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। श्रीधर वेम्बू एक तरह से देश के अंदर जो बोलते हैं रिसोर्सफुलनेस का प्रतीक है। अगर चाह है तो वहां पे राह है, ये वो बता चुके हैं। और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। बाकी कंपनी जैसे देख लीजिए, टीसीएस हो या इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हो, जो इतनी बातें करते हैं, इन्होंने कोई भी ढंग का प्रोडक्ट नहीं बनाया। इन्होंने सिर्फ सर्विसेज किया है, बॉडी शॉपिंग किया है। हमारे टेक इंजीनियर्स को टेक पुलिस बना के रख दिया है।
जबकि श्रीधर वेम्बू ये देखते हैं कि आपके पास भले कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो, आपकी लॉजिकल और रीजनिंग सही होनी चाहिए। और वो खुद तमिल मीडियम में पढ़े हुए हैं, और तमिल मीडियम में पढ़ के वो अमेरिका में हायर स्टडीज भी करके आए हैं, और हायर स्टडीज करके वो छोड़े भी हैं। और 1996 में जब उन्होंने बोला था कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। आप ये सो देखिए, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से हमारे पास उदाहरण है कि अगर यहाँ पे एक तरह से काम किया जाए, तो आपको बिना फंडिंग के भी आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो। बट भारत के जितने भी आईटी कंपनीज है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो एक तरह से बॉडी शॉपिंग करने की बात कर रहे हैं, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में विश्वास रखते हैं। यही काम टीसीएस करता है, यही काम इन्फोसिस करता है, यही काम टेक महिंद्रा करता है, विप्रो करता है। इन्होंने कुछ एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं की है। हमारा जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है, जीएसटी का वेबसाइट है, ये भी इन्फोसिस ने बनाया है। तो कितने लोगों ने कितनी बार बोला है कि ये तो ये वेबसाइट भी बरोबर नहीं बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो वेबसाइट है वो सोहो को दे देना चाहिए, एटलीस्ट वो अच्छा काम तो करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडियन आईटी कंपनीज है, इनको बोलना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट कुछ बनाओ देश के ऊपर। यू नीड टू स्केल एट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लेवल। आप यहाँ पे बॉडी शॉपिंग मत करो, टेक हमारे टेक इंजीनियर को टेक पुलिस मत बनाओ। ये बात आपने सही कही उमेश जी, क्योंकि अगर हम टैलेंट की, स्किल की बात करें तो भारत में कमी नहीं है। इंडियन टेकीज़, इंजीनियर वही काम विदेशों के लिए करते हैं, और अपने देश में पता नहीं क्यों वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या-क्या सपोर्ट सिस्टम में कमी है, सरकार या फिर जो कंपनीज़, इन आईटी कंपनीज़ की बात करें, वो मौका नहीं दे रहे हैं? कहाँ पे गैप आपको नज़र आ रहा है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आईटी कंपनीज का। आईटी कंपनीज के अंदर वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट बनाएं। आज जोहो को छोड़ के बाकी कोई भी कंपनी नहीं है इंडिया में जो जो $1 बिलियन का रेवेन्यू ले रही है। और एक को एक चीज आप देखिए कि देश के अंदर जो छोटी मोटी कंपनीज है वो इतना स्केल अप नहीं कर पा रही है। देश के अंदर आज भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में जो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस है, दोनों ने अच्छा काम किया है। आपने कभी देखा टीसीएस का कोई प्रोडक्ट है उस रेंज में? नहीं है। टीसीएस कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाया? नहीं बनाया। उन्होंने कोई आरटीबीएमएस बनाया ओरेकल या एसक्यूएल जैसा? नहीं है। कोई हमारा ब्राउज़र है? वो भी नहीं है। और आप ये देखिए ओएस कुछ बनाया? नहीं बनाया। उसके रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस बनाया जो चलता है जैसे एंड्रॉइड के लिए कुछ बनाया उन्होंने? नहीं बनाया। कुछ सिक्योर एंटीवायरस बनाया? नहीं बनाया। एन्क्रिप्शन टूल्स है? नहीं है। आप कुछ भी मान के चलिए, सिर्फ एक ज़ोहो कंपनी है जिन्होंने एसएएस में अपना एक तरह से मकाम बनाया है, और आज वो राइवल कर रहे हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ थिंग। और अभी अश्विनी वैष्णव ने एक तरह से श्रीधर वेम्बू की कंपनी को एंडोर्स किया है। एक तरह से डायरेक्ट तमाचा है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी कंपनियों के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने कुछ किया नहीं इतने साल, और अपने आप को आईटी जायंट्स बोलते हैं, जबकि इनकी अमेरिका में देखे क्या हैसियत है। जो आप यही सोच लीजिए ना, इतना रेवेन्यू वो लेके आते हैं फिर भी कोई क्लाउड नहीं है इनका। जब तक आप प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है? इन लोगों के अंदर दूरदर्शिता नाम की चीज़ नहीं है। दूरदर्शिता आपने देखी है श्रीधर वेम्बू में, जिन्होंने बोला है रिवर्स ब्रेन करिए, प्रोडक्ट बनाइए। थोड़ा 5 साल तकलीफ पड़ेगा, पर 5 साल बाद आप एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो कहीं न कहीं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, और अभी तो सरकार भी उनको सपोर्ट करने को तैयार है। श्रीधर वेम्बू को तो सरकार का भी सपोर्ट नहीं मिला था। इनफैक्ट जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो लोगों ने उनका मज़ाक बनाया बनाया था। तो ये देखिए बहुत फ़र्क है आज के टाइम में और श्रीधर वेम्बू के टाइम में। अभी तो बहुत सारा सपोर्ट है आपको, इकोसिस्टम का सपोर्ट है। एग्ज़ैक्टली, जो आज की सरकार है वो समझती है कि हमें किस दिशा में काम करना है। अब फुली ऑटोनॉमी के ऊपर देश जाने की राह पर है। तो ऐसे में डिजिटल सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज हम डिफेंस की बात करते हैं, तो साथ-साथ अगर डिफेंस में ही आ जाएँ तो उसमें डिजिटल जो सॉवरेनिटी बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। डेटा सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट एक कंसर्न है। उस पे भारत सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर अगर हम कंज़म्पशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा देश में हो रहा है, हमारा जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा है। और जैसे कि कई सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि
जो चीज़ फ्री में मिलती है वो सबसे ज़्यादा महँगी पड़ती है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें निकल कर जा रही हैं, कितना डेटा आपका सिक्योर है, कितनी स्पाइंग हो रही है, कितनी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। तो ये भी तो कई सारे कंसर्न्स हैं जिसके लिए भारत सरकार को और ज़्यादा तेज़ी से और सख्ती से काम करने की ज़रूरत है। ज़रूर, आपने बरोबर कहा है कि भारत सरकार अभी एक तरह से घर के अंदर, देश के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज़ बनाने के लिए बोल रही है, प्रोडक्ट की बात कर रही है और जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा, आप कमांड नहीं कर पाओगे और भारत के लोग जो बाहर जाके सारे काम कर रहे हैं, देश के अंदर वो स्किल क्यों नहीं बना पाते? ये सबसे बड़ी विडंबना है और हमारी जो आईटी कंपनीज़ है या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, जिनके पास कैश रिज़र्व है, इन्होंने कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा दुखद बात है। श्रीधर वेम्बू तो एक अपवाद है, बाकी किसी के अंदर वो विज़न भी नहीं है। बिल्कुल, आपने कहीं न कहीं सच्चाई तो है क्योंकि कोई तो गैप है जिसकी वज़ह से टैलेंट भी है, सब कुछ है, उसके बाद अगर हम सिर्फ़ सर्विस प्रोवाइडर ही बन के रह जाते हैं तो बिल्कुल कमी कहीं न कहीं विज़न में, आप अप्रोच में ज़रूर है। आप सोचिए नारायण मूर्ति को लोग पूछते हैं, ठीक है? पर उन्होंने सिर्फ़ सर्विसेज़ काम कर रहे हैं। श्रीधर वेम्बू को तो कोई भी सपोर्ट नहीं है। वो प्रोडक्ट बना के एक तरह से हमारा सर्विसेज़ कर रहे हैं। तो फ़र्क देखिए, आज भारत के अंदर जो नाम होना चाहिए, जिस आदमी का नाम होना चाहिए दैट इज़ श्रीधर वेम्बू। उसमें नारायण मूर्ति ठीक है, उन्होंने भी काम किया होगा, पर विज़न नहीं था उनका प्रोडक्ट का। जबकि उनका जो बैंकिंग प्रोडक्ट है, एक तरह से फेलियर साबित हुआ है और उन्होंने बहुत सारे बैंक्स के ऊपर लिए, उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बनाए, जो स्केलेबल नहीं है, एक तरह से रद्दी सॉफ्टवेयर है। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट देख लीजिए, वो बनाया है इन्फोसिस ने। पूरा रद्दी बनाया है उन्होंने। तो इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम है। आई कैन फिगर इट आउट। स्केलेबल नहीं है और ज़ोहो का आप कभी इंटरफ़ेस देखिए, उनका एक तरह से वेबसाइट में जाके एक तरह से उनके फ्री प्रोडक्ट्स ट्रायल रन देते हैं, वो ट्राई करिए। यू विल नो द डिफरेंस। अमर जी, आपको सच में मालूम पड़ जाएगा। जी, बिल्कुल अगर क्वालिटी में फ़र्क है तो बिल्कुल उसको फ़र्क मालूम पड़ जाता है और जैसे आपने विज़न की बात की तो ऑफ़ कोर्स विज़न बहुत इम्पोर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और देश को ख़ास तौर से आगे ले जाने के लिए। कहीं न कहीं जो आपने बात कही कि आईटी कंपनीज़ के पास जो विज़न की कमी रही उसकी वज़ह से आज भी हम एक सिर्फ़ सर्विस प्रोवाइडर ही बने हुए हैं। टैलेंट बहुत है लेकिन वो टैलेंट अपना कमाल विदेश में ही जाके दिखा पाता है क्योंकि यहाँ पर विज़न नहीं है, तो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और आज ये स्थिति है कि वो अपने देश, अपने घर वापस लौटने में मजबूर हैं। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस आज की चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।